हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज नया चैप्टर। नया चैप्टर नहीं है, टॉपिक है हीट ट्रांसफर का ही टॉपिक है। रेडिएशन। बस एक बार खाना खाएं अभी। तो हाँ, तो हमने क्या बोला कि हीट ट्रांसफर के पहले हमने देख लिया था, हीट ट्रांसफर के अंदर कंडक्शन देखा था, सारी कहानी वहाँ पे हो गई थी। रेडिएशन अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेडिएशन। तो यार रेडिएशन के बारे में मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि ये क्या है, एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। और थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है कौन सा? कंडक्शन, कन्वेक्शन। उसके बाद कौन सा आता है? रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है? एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। इसमें कैसे होती है आपकी हीट, कैसे आपकी ट्रांसफर होती है बताओ? हीट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आपकी डेवलप होती है, ठीक है। बिल्कुल, ये तीनों में सबसे फास्टेस्ट मोड है आपका, सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, सबसे तेजी से होता है। एक और जान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, इसका हीट ट्रांसफर होने के लिए, रेडिएशन होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस होना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक आपका है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपका कंडक्शन में हीट ट्रांसफर क्या होता है? हायर टू लोअर। कन्वेक्शन में भी ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना, कि एक हायर बॉडी, मतलब आपका हीट ट्रांसफर ऐसी होगा, ठीक है ना। तो मतलब आपका हीट ट्रांसफर कैसे होता है? हायर टू लोअर। लेकिन आपका अगर दो बॉडी, एक ए है और एक बी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ऐसा नहीं कि हीट ट्रांसफर जो होगा ए से बी की तरफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बॉडी, ए भी क्या करेगी? आपका रेडिएशन का इमिट करेगी और बी भी करेगी। किस फॉर्म में करेगी? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में करेगी। तो यहाँ पे जो बच्चों रेडिएशन के थ्रू अपन जो एनर्जी मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब एक सिंपल सी बात है, रेडिएंट एनर्जी का मतलब क्या होगा कि रेडिएशन के थ्रू जो एनर्जी मिल रही है अपन बोलेंगे रेडिएंट एनर्जी बोलेंगे। तो ये बात होगी इसकी। एक थ्योरी बच्चों, प्रीवोस्ट थ्योरी। देखो बच्चों, ये जो थ्योरी है ना, ये क्या बोलती है कि हर एक बॉडी, एवरी बॉडी इमिट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर। हालांकि वो एट ऑल टेम्परेचर नहीं होता, वो होता है कि हर एक बॉडी जो है, अगर हर एक बॉडी आपकी रेडिएशन इमिट करेगी जिसका मतलब जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा। 0 केल्विन समझ रहे हो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब होगा 273 केल्विन। 0 केल्विन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए बोला जाता है लगभग हर एक बॉडी एट ऑल टेम्परेचर, कोई भी बॉडी आपकी रेडिएशन इमिट करेगी। आपका डस्टर हो गया, आपका चौक हो गया, आपका बोर्ड हो गया, हर एक बॉडी क्या करेगी? आपकी रेडिएशन इमिट करेगी। तो प्रीवियस थ्योरी यही बोलती है कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे है तो वो क्या करेगी? आपकी रेडिएशन इमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है बच्चों। तो ये होगी प्रीवियस थ्योरी की बात होगी, ठीक है। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक इसी के अंदर। टॉपिक का नाम है रेडिएशन इंसिडेंट ऑन सरफेस। बच्चों मैंने एक ही सरफेस ले लिया, ब्लॉक ले लो, जो भी तुम्हें समझना है समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सरफेस है। इस सरफेस पे मैंने ये रेडिएशन आप किया है, ठीक है। ये आपकी रेडिएशन आई जिसकी एनर्जी क्या बच्चों? क्यू है, ठीक है ना। अब ये आपकी रेडिएशन जो है, एनर्जी क्यू है, ये क्या करेगी? कुछ पार्ट जो इसका रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्यू आर। कुछ पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो गया। कुछ पार्ट क्या करेगा कि ये जो बॉडी आपकी एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ये आपका समझ लो क्यू ए, इतना एनर्जी क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। और कुछ पार्ट जो है आपका ट्रांसमिट हो गया, इसे हम लोग बोलेंगे क्यू2 बोलेंगे, क्यू2, ठीक है ना। तो ये जो Q आया है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया, कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो गया। ये 3 चीजें होगी, ठीक है ना।
तो अगर मैं बोलूं कितनी एनर्जी आई है क्यू, और कौन कौन सी एनर्जी डिवाइड हुई, क्यू आर क्यू ए क्यू टू, तो यानी कि ये जो मेरा क्यू है बराबर है क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टू का। अब क्या करो बच्चों, इस क्यू से दोनों तरफ डिवाइड करो तो ये आपका 1 बनेगा और ये बनेगा क्यू आर अपॉन में क्यू प्लस क्यू ए अपॉन में क्यू प्लस क्यू टू अपॉन में क्यू। ठीक है, अब क्या बच्चों कि हम क्या बोलते हैं कि ये जो क्यू आर है अपन क्यू को मैं बोलता हूं कि आर हो गया, क्यू अपन क्यू को मैंने स्मॉल ए मान लिया, क्यू टू अपन क्यू को मैंने मान लिया स्मॉल टी मान लिया, तो मैं बोलूंगा कि आर प्लस ए प्लस टी कोस टू क्या हो गया 1 हो गया। ये आपका एक रिलेशन आ गया। ठीक है ना, अब समझते हैं कि ये है क्या, आपका आर ए टी है क्या। तो आर जो है बच्चों हम लोग बोलेंगे इससे रिफ्लेक्टिविटी, आर को हम लोग बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्टिविटी बोलेंगे, आर को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिविटी या रिफ्लेक्टिव पावर दोनों हो सकता है। अगर कोई बोले कि रिफ्लेक्टिव पावर होता क्या है या रिफ्लेक्टिविटी होता क्या है, तो आप देख लो आर की वैल्यू है क्या, यहां से आर की वैल्यू कितने बराबर है, क्यू और अपन क्यू। तो आर की मतलब क्यू और अपन क्यू का मतलब क्या हुआ कि आपकी कितनी आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है और कितनी एनर्जी आपने इंसिडेंट किया। तो मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन में एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है ना, कि आपने कितना एनर्जी इंसिडेंट किया और कितनी एनर्जी आपकी रिफ्लेक्ट होगी। भाई उसी का कुछ तो पार्ट है ना, आपकी जितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई है उसी का तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है ना, तो एनर्जी रिफ्लेक्टेड कितना पार्ट हुआ है, समझ में आ रही बात। तो ये मेरी बन गई आर, दोनों को याद रखना है, रिफ्लेक्टिव पावर या रिफ्लेक्टिविटी। अब आती बात ए मेरा क्या है यहाँ बच्चों पे, तो जो आपका ए है, ए को हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्बिविटी, कितना एब्जॉर्ब किया है, या हम लोग बोल सकते हैं इसी को एब्जॉर्बिटिव पावर। आप डेफिनेशन बना सकते हो बिल्कुल। ए की वैल्यू कितने के बराबर बच्चों, क्यू ए अपॉन में क्यू मतलब क्या, क्यू ए मतलब क्या है कि क्यू क्या आपकी कितनी एनर्जी आपने इंसिडेंट किया, कितनी आपने एनर्जी इंसिडेंट किया और कितना उसने ऑब्जर्व किया। तो एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन में एनर्जी इंसिडेंट, ये बच्चों होगा आपका ए। अब आती है आपकी बात किसकी, टी की बात आती है कि आपका टी यहां पे क्या है बच्चों, जो टी है बच्चों आपका, ये आपका ट्रांसमिटिविटी है, या हम बोलेंगे ट्रांसमिटिव पावर। अगर मेरे को टी को डिफाइन करना होगा बच्चों, तो यहां से देख लो टी कैसे डिफाइन होगा, टी किसके बराबर है, यानी क्यू टू अपॉन में क्यू। मतलब बेसिकली हुआ क्या कि आपकी एनर्जी कितनी इंसिडेंट हुई है और कितनी आपकी एनर्जी ट्रांसमिटेड हुई है। तो मैं बोल सकता हूं एनर्जी ट्रांसमिटेड अपॉन में मतलब आपकी एनर्जी कितनी ट्रांसमिट हुई है अपॉन में एनर्जी इंसिडेंट। तो बच्चों ये मैंने सारे टर्म को मैंने डिफाइन कर दिया, आर को डिफाइन कर दिया, ए को डिफाइन कर दिया, टी को डिफाइन कर दिया, रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्बिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर, या बोला रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्बिविटी, ट्रांसमिटिव। इनका समेशन क्या है बच्चों 1 के बराबर है। इसका समेशन कितने के बराबर है बच्चों 1 के बराबर है। तो ये चीजें होती है, अगर किसी भी बॉडी पे अगर रेडिएशन इंसिडेंट होता है, किसी भी बॉडी पे रेडिएशन अगर इंसिडेंट होता है तो क्या होगा, 3 पार्ट में होगा, कुछ तो पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट क्या होगा ट्रांसमिट होगा। ये 3 चीजें होंगी। ठीक है बच्चों, अच्छा एक काम करो, अब देखो अगर मैं बोलूं कि R की वैल्यू 1 हो, तो तुम बताओ अगर R की वैल्यू 1 हो जाए तो अब R की वैल्यू, ये टोटल वैल्यू क्या है, ये टोटल क्या है 1 के बराबर। अगर R की वैल्यू 1 होगी तो A की वैल्यू 0 होना पड़ेगा, T की वैल्यू क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, तब जाके 1 के बराबर होगा। दैट मीन्स अगर R की वैल्यू 1 है तो A की वैल्यू 0 हो गया और क्या आपका T की वैल्यू क्या होगा आपका 0 हो गया। ठीक है, एक तो मेरा ये किस बन सकता है, या ये भी हो सकता है कि A की वैल्यू मेरा क्या हो जाए 1 हो जाए तो T की वैल्यू क्या होगा आपका 0 और R की वैल्यू क्या होगा 0 हो गया। थर्ड मैं ये ले रहा हूं कि T की वैल्यू क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, T की वैल्यू 1 कर लो,
टी की वैल्यू 1 कर लो, आर की वैल्यू 0 कर लो और ए की वैल्यू क्या कर लो आप 0 कर लो। ठीक है, तो अब देखो अपने को क्या क्या मिलने वाला है, अपन यहाँ से कुछ डेफिनेशन मिलने वाला है, चलो देखते हो क्या क्या है। अगर बच्चों r की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1 है तो उस पर हम बॉडी लिखते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, तो अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी का अगर r की वैल्यू 1 है तो हम बोलेंगे कि वो जो बॉडी है परफेक्टली या परफेक्ट रिफ्लेक्टर है। क्या है? रिफ्लेक्टर है। इसका मतलब क्या आप समझे? परफेक्टली रिफ्लेक्टर मतलब क्या कि अगर ये मेरी बॉडी है तो अगर कोई ये एनर्जी इंसिडेंट आ रही है यहां से तो ये पूरी एनर्जी को क्या करेगी, पूरी एनर्जी को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। मतलब जितना क्यू आया उतना ही जो रिफ्लेक्टर है क्यू आर वो कितने बराबर, क्यू के बराबर है। इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली वाइट बॉडी, परफेक्टली वाइट बॉडी। तो आप समझ लो अगर परफेक्टली वाइट बॉडी का मतलब क्या हुआ कि अगर आप पे एनर्जी, उस पर रेडिएंट आपकी रेडिएशन आपकी पड़ती है तो पूरी की पूरी क्या करेगी, पूरी की पूरी क्या करेगी, आपको रिफ्लेक्ट कर देगी। 3 पार्ट होता है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, लेकिन ये क्या करेगा, पूरा का पूरा क्या कर देगा, आपका रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू का मतलब क्या, एब्जॉर्बेटेड क्या हो गया, आपका 1 हो गया। तो इस बॉडी, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जरा समझना, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर ये आपकी रेडिएशन है और ये आपकी बॉडी है, अगर एक वैल्यू 1 है मतलब एब्जॉर्बिविटी क्या है, वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब करेगी, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ये बॉडी आपकी एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, इस बॉडी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट एब्जॉर्बर, माने पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ले, या परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो आपकी अगर ब्लैक बॉडी है तो क्या करेगी, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या, अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो तो क्या करेगी, जितनी भी एनर्जी आप दे रहे हो सबको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर ले। ये बात होगी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की। अगर टी की वैल्यू 1 है तो हम लोग बोलेंगे इसको बच्चों परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, या हम लोग बोलेंगे परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, मतलब थोड़ा भी अगर कोई बच्चे कोई मतलब अगर आपकी बॉडी परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है तो अगर ये बॉडी आपकी एनर्जी क्यू आ रही है तो पूरी की पूरी क्या करेगी, ट्रांसपेरेंट कर देगी। ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, बॉडी को क्रॉस कर देगी, एब्जॉर्ब में क्या करेगी, बॉडी के अंदर रह गया, रिफ्लेक्शन नहीं हो गया। तो हमने देखा क्या, परफेक्टली वाइट बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी और परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी, या परफेक्टली ट्रांसमीटर यहां बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना, ट्रांसमीटर। तो हमने क्या देखा कि इससे हमने 3 चीज डिफाइन कर दिया। अगर क्वेश्चन आता है कि परफेक्टली बॉडी ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा, तो ए की वैल्यू क्या होगा आपका 1, टी की वैल्यू क्या होगा 0, आर की वैल्यू क्या होगा आपका क्या होगा 0 होगा। चलो बच्चों 1-2 टर्म डिफाइन करते हैं। इमिसिव पावर, देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन में जा रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, इमिसिव पावर, इमिसिव पावर को बच्चों मैं यहाँ पे ए से डिनोट करूंगा, कहीं पे स्मॉल ही होगा पर यहाँ पे स्मॉल ही हमने लेने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिए इमिसिव पावर। अच्छा, मैं फ्लक्स में समझाया था, बात समझ में आए थे। फ्लक्स मैंने शुरुआत में बताया था कि फ्लक्स जो होता है वो आता है क्यू अपॉन में ए, और मैंने बताया था कि जो क्यू है आपकी हीट नहीं है ना, मैंने बताया था कि ये आपके हीट नहीं है। इस केस मैंने बताया था पिछले वाले केस में हीट ट्रांसफर की, ये जो हीट है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये क्या आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब क्या हुआ है कि आप जो है इसमें क्या कर रहे हो, टाइम से डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये वाला बेसिकली जो पार्ट है वो डी को अपॉन dt है, समझ में आ रही बात।
रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है और अपॉन में ए है, ठीक है ना, तो क्यू अपॉन ए, तो इसलिए मैंने इसका जो यूनिट होता है फ्लक्स का वो होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट क्या होता है बच्चों? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये होगी फ्लक्स की बात। फ्लक्स तुम्हें पता था कि फ्लक्स होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, इमिसिव पावर क्या होता है। तो इमिसिव पावर जो होता है बच्चों रेडिएंट फ्लक्स होता है, बस ऐसे सिंपल। यहाँ पे एक टर्म दिखा दिया मैंने फ्लक्स, रेडिएंट फ्लक्स, वही बात है फ्लक्स ही, पर हमने एक दिखा दिया कि रेडिएशन के अंदर बात हो रही है। रेडिएंट फ्लक्स होता है तो बच्चों अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो क्या होगा आपका वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से मैं डिफाइन कर सकता हूं E इक्वल्स टू क्या, Q अपॉन में A, Q अपॉन में A, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो गई रेडिएंट। इसके पहले जो मैंने कंडक्टिविटी में डिफाइन किया था इसको स्मॉल क्यू बताया था ना, तो वहां पे कंडक्टिविटी के लिए, कंडक्टर के लिए यहाँ पे क्या होगा आपका रेडिएशन के लिए आपका होगा E इक्वल्स टू Q अपॉन में A। या बहुत जगह आपको ऐसे मिल सकता है कि अगर यहाँ पे मैंने Q को मैंने क्या माना, याद रखो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब ये क्या टाइम से ऑलरेडी डिवाइड है। अगर कहीं बुक में आपको डिफाइन ऐसे करेगा कि E इक्वल्स टू, एक तो आपने डिफाइन कर दिया रेडिएंट फ्लक्स एक वर्ड में, दैट्स इट। कहीं डिफाइन करेगा कि हीट पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया। अगर इस केस में हीट का मतलब मैं Q को हीट ले लिया हूं, पर यूनिट टाइम इनटू पर यूनिट एरिया, तो मैं इसी को तो मैंने ऑलरेडी इसको Q मान लिया। बात समझ आ रही है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। तो आप दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हो। आप डिफाइन कर सकते हो कि हीट पर यूनिट टाइम या पर यूनिट एरिया इज नोन एज इमिसिव पावर, ठीक है ना। तो जैसे डिफाइन करना कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी डिफाइन करना तो डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। शायद कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम्हें कि ये समझ में आ रही है, ये जो क्यू है यहाँ पे हीट नहीं बचो, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब ऑलरेडी मैंने इसमें टाइम टी से डिवाइडेड है, ठीक है ना। टाइम क्या आपका टी से डिवाइडेड है। अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हो तो अगर जैसे मान लो कि आपने ऐसे लिखा Q इंटू टी इंटू ए, ये दोनों Q अलग अलग भी नहीं बता रहे बच्चों, भले Q दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा तो ये Q जो है इसका मतलब हो गया हीट की बात हो गई, तो ये जूल अपॉन में सेकेंड इंटू में मीटर स्क्वायर, देखो वही बात। और जूल अपॉन सेकेंड क्या होता है, वाट होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये बात जो एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो रेडिएंट इमिसिव पावर क्या आपका रेडिएंट फ्लक्स है, दैट्स इट। आपका क्या है रेडिएंट फ्लक्स। एक और जान जो बच्चों कि ब्लैक बॉडी अभी हमने सीखा है, तो ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ईबी हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ईबी। क्या लिखेंगे, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी मतलब इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ईबी का मतलब क्या हुआ बच्चों, इमिसिव पावर ऑफ, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये बात होगी। अच्छा एक और डेफिनेशन डिफाइन होता है बच्चों इमिसिव पावर के बाद, स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल, एक सेकंड, स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ये क्या होता है बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई लेमडा से, और ये होता है आपका डी अपॉन में डी लेमडा, डी अपॉन में डी लेमडा। आप समझ पा रहे बात को, डी अपॉन में डी लेमडा, डी अपॉन स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर को लोग किससे डिफाइन करेंगे, ई लेमडा से, और ये बराबर है किसके, डी अपॉन में डी लेमडा को। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं ई क्या आपका इमिसिव पावर है, तो इमिसिव पावर पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं, इमिसिव पावर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट क्या लेमडा क्या बच्चों, वेव लेंथ, पर यूनिट वेव लेंथ, पर यूनिट वेव लेंथ, ये बात हो ई लेमडा का। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चों क्या मिलेगा, डी ई इक्वल्स टू ई लेमडा इंटू में डी लेमडा। तो अगर आप इंटीग्रेट करो तो आपको मिल जाएगा ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई लेमडा डी लेमडा, ठीक है। ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, ज्यादा जो टर्म यूज होगा आपका इमिसिव पावर होगा और ईबी होगा, दैट्स इट, ठीक है ना बच्चों। तो ये बात होगी इमिसिव पावर की, और किसकी बात होगी, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ठीक है। अब एक टर्म डिफाइन होता है बच्चों इमिसिविटी,
इमिसिविटी, इसको लिखेंगे बच्चों एप्सिलॉन से। कुछ बुक में ई से दिया होगा, देखो डीसी में बहुत कन्फ्यूजन किया है, इमिसिव और इमिसिविटी को दोनों को इस्तेमाल इसलिए लिया है, वहाँ पे समझ में नहीं आएगा, तो मेरा फॉलो करो, तरीके समझ में आएगा। इमिसिविटी जो आपका एप्सिलॉन होता है, ये बच्चों होता है आपका इमिसिविटी जो एप्सिलॉन होता है, इसको ये होता है आपका रेशियो होता है, ये होता है ई अपॉन में ई बी, ई अपॉन में ई बी। ई बी किसके लिए डिफाइन है बच्चों? इमिसिव पावर किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए डिफाइन है। और ये जो ई है वो किसके लिए डिफाइन है बच्चों? आपके एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के लिए। तो ये क्या है बच्चों? एप्सिलॉन, अगर मैं बोलूँ इमिसिविटी मतलब एप्सिलॉन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर to the emissive power, it is the ratio of emissive power of any body to the emissive power of black body, that's it। अब देखो ये तो होगी, लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे होता है? ये देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? ई इक्वल्स टू क्या मिलेगा? एप्सिलॉन इनटू ई बी। इससे हमने सीखा कि अगर किसी बॉडी का तुम्हें ई चाहिए, किसी बॉडी का एमिसिव पावर चाहिए, तो आप क्या करो? ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर में एप्सिलॉन से मतलब एमिसिविटी से क्या करो? आप मल्टीप्लाई कर दो। आप क्या करो? ब्लैक बॉडी के एमिसिव, आप क्या करो? ब्लैक बॉडी के जो आपका है, ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर, उससे क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बच्चों, ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, ये 1 होती है किसके लिए? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगी आपकी? ये 1 होगी। अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगी। फॉर एनी अदर बॉडी, किसी दूसरे बॉडी के लिए आपकी जो वैल्यू होगी एप्सिलॉन की, वो क्या होगी? आपकी 0 से 1 होगी। तो ये बच्चों होगी आपकी एमिसिव पावर की बात। ये किसकी बात होगी? आपकी एमिसिविटी की बात होगी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूं एमिसिव पावर, एमिसिव पावर क्या बच्चों? एमिसिव जो पावर आपका रेडिएंट फ्लक्स है, बोल सकते हैं एक टर्म में अगर डिफाइन करना हो, रेडिएंट फ्लक्स है, या अगर आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो हीट है वो जूल में होगा। अगर मैं बोलूँ ये अगर रेडिएंट फ्लक्स है Q अपॉन ए, तो ये जो हीट Q है वो वाट में है, मतलब इसमें टाइम से ऑलरेडी डिवाइड हो रखा है, और ये जो Q है यहाँ पे जूल में है। तो एमिसिव पावर की बात होगी। अगर मैं एब्जॉर्प्टिव पावर बोलूँ, एब्जॉर्प्टिव पावर, तो ये क्या था बच्चों? याद आ रहा है? स्मॉल ए से लिख रहे थे अपन, और ये क्या था आपका? क्यू ए अपॉन क्यू, मतलब किसी बॉडी पे जितना आप एनर्जी रेडिएशन डाले तो कितना पार्ट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका जो रेशियो है वो ऑब्जेक्टिव पावर है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर एमिसिव पावर है, इसके पहले लग रही है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, इसके भी पहले लग सकता है स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फिर से एक बात देख लेते हैं, ये जो मेरा ई है वो क्या आपका एमिसिव पावर है, ये मेरा ई बी क्या है बच्चों? ये मेरा क्या है? ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर, और ये मेरा क्या है? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ये क्या आपका? स्पेक्ट्रल है। ये जो आपका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है, और ये जो है आपका ओनली एमिसिव पावर है। और ये क्या है? ये भी एमिसिव पावर है, पर किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। ई बी मतलब ब्लैक बॉडी, ठीक है, किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। तो ये बच्चों होंगे आपकी एमिसिविटी की बात, ठीक है। अब मेन कहानी चालू होती है। अब जो है आपकी यहीं से मेन कहानी चालू है आपका। चलो मेन कहानी चालू करते हैं हम लोग। देख लें, शूट तो हो रहा है वीडियो। हाँ, हाँ तो बच्चों हम लोग देखेंगे आज स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। तो देखते हैं ये लॉ क्या बोलता है आपका। देखते हैं ये लॉ क्या बोलता है। ये लॉ ये बोलता है बच्चों कि अगर कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर आपका T है, तो प्रीवियस थ्योरी में क्या बोला था कि कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे हो वो आपका क्या करेगी? रेडिएशन इमिट करेगी। क्या करेगी? रेडिएशन इमिट करेगी। तो ये लॉ बताया कि इस बॉडी का जो इमिसिव पावर है ना, इमिसिव पावर E, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा हाँ, उन्होंने ये बताया था कि ये जो लॉ है बेसिकली ब्लैक बॉडी के लिए डिफाइन किया था। तो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। चलो बच्चों हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं एक। तो ई बी इक्वल्स टू ये हो गया आपका सिग्मा इंटू टी की पावर 4। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं स्टीफेंस
स्टीफेंस बोल्टेजमैन लॉ कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब जो बेसिकली साइंटिस्ट का नाम उसी के नाम पे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे स्टीफेन बोल्टेजमैन लॉ कांस्टेंट। ठीक है ना। अब देखो सिग्मा का वैल्यू जो होता है बच्चों, वो होता है आपका 5.67 इंटू 10⁻⁸। बता दो क्या होगा यूनिट इसका, क्या होगा, ई इमिसिव पावर। इमिसिव पावर क्या होता है, रेडिएंट होता है, क्या होता है, रेडिएंट फ्लक्स होता है। तो क्या होता है उसका, वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू में क्या, केल्विन के पावर 4। ये आपकी इसकी वैल्यू होगी, आपको याद रखना, और ये आपका यहाँ से इन्होंने बताया था। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, तो ये तो बेसिकली किसके लिए होगा, आपका ब्लैक बॉडी के लिए। ये किसके लिए होगा, आपका ब्लैक बॉडी के लिए। मेरा सवाल है कि अगर मेरे को ब्लैक बॉडी को, मेरे को किसी अनदर बॉडी के लिए अगर मेरे को निकालना है इमिसिव पावर, तो मेरा क्या होगा। तो हमें पता है रिलेशन क्या होता है, इमिसिविटी वाला। इमिसिविटी क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, E/EB। ये रिलेशन बेसिकली हम कहाँ यूज करेंगे, यही यूज करेंगे। तो जो आपका E होगा यहाँ से बच्चों क्या आएगा, एप्सिलॉन इंटू AB आएगा, और एप्सिलॉन इंटू AB को लेकर आपका सिग्मा इंटू टी पावर 4। तो ये इमिसिव पावर हो गया किसी भी बॉडी के लिए, फॉर एनी बॉडी, फॉर एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के लिए आपका इमिसिव पावर आपका ये हो गया। ठीक है, ओके बच्चों। अच्छा देखो क्वेश्चन में आपको क्या यूज होगा, यहां पे ई का यूनिट क्या होगा, मैं यूनिट के फॉर्म में बताता हूं, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन के फॉर्म में आपका जो पूछेगा वो पूछेगा आपका रेडिएंट, आपको क्या पूछेगा, रेडिएंट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो अगर मेरे को रेट ऑफ रेडिएंट हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रेडिएंट हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ रेडिएंट हीट ट्रांसफर। तो क्या बच्चों होगा, हमें पता है इमिसिव पावर क्या होता है, Q अपॉन में A, Q अपॉन में। तो यहां से Q मेरा क्या हो जाएगा, A इंटू A, और E इंटू E क्या है आपका वहां पे, सिग्मा एप्सिलॉन इंटू सिग्मा इंटू टी पावर 4। तो मैं बोल सकता हूं यहां से E इक्वल्स टू सिग्मा A एप्सिलॉन इंटू टी की पावर 4। तो ये हो गया रेट ऑफ रेडिएंट हीट ट्रांसफर। रेट बोला है ना कि हीट ट्रांसफर, तो यूनिट क्या होगा बच्चों, वाट होगा। क्या होगा आपका, वाट होगा। ठीक ना, वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार यही से क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं आता है। और भी आगे कुछ टॉपिक है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रहा सवाल बात आपको न्यूमेरिकल्स में जो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा आपका, यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, केल्विन पुट करेंगे, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड में। किसमें पुट करेंगे, केल्विन में। ठीक है ना, तो इसका याद आपको ध्यान रखना है कि हमें किस यूनिट में इसको पुट करना है, टेम्परेचर को किसमें पुट करेंगे, केल्विन में। ठीक है, ये बात होगी यहाँ तक। अच्छा इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट कूलिंग बाय रेडिएशन। अगली हेडिंग है कूलिंग बाय रेडिएशन। चलो मैं हटा देता हूं पूरा में। अगली हेडिंग है कूलिंग बाय रेडिएशन। ठीक है, अब सवाल ये उठता है बच्चों कि रेडिएशन में आखिर कैसे कूलिंग होगा। ऐसा तो है नहीं कंडक्शन कनेक्शन की तरह कि जो भी आपका हीट ट्रांसफर होगा, आपका जो आपका हीट ट्रांसफर होगा वो होगा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, यहाँ पे रेडिएशन में आपका टेम्परेचर डिफरेंस की कोई नीड नहीं होती। चलो अगर मान लो ये आपका कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर क्या है आपका T है, और ये आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, T0 है। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है आपका, ये आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या आपका T है, और जो सराउंडिंग का ये आपका टेम्परेचर है वो T0 है। अब देखो अगर मैं एज्यूम कर रहा था कि T इज ग्रेटर देन T0, यानी कि जो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर से क्या आपका ज्यादा है। अब देखते हैं कि रेडिएशन में कैसे मेरी ये बॉडी कूल हो रही है। ठीक है ना, ये बॉडी मेरा क्या है, ज्यादा है। ये जो मेरा बॉडी है इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। देखो क्या होगा, रेडिएशन क्या है, हर एक बॉडी, प्रीवियस थ्योरी मेरी ये बोलती है कि हर एक बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे है वो क्या करेगा, आपका रेडिएशन इमिट करेगी। तो ये भी रेडिएशन इमिट करेगा, और ये भी क्या करेगा, आपका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो भी रेडिएशन इमिट करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि ये आपका, ये मेरा बॉडी होगा, लाइक मेरा सराउंडिंग हो गया। ठीक है ना, तो ये मेरा रेडिएशन इमिट किया, मैंने माना कि ये जो रेडिएशन इमिट किया और इसने रेडिएशन इमिट किया, और सराउंडिंग ने जो एब्जॉर्ब किया वो कितना किया, Q1 कर लिया। ठीक है, ये भी रेडिएशन इमिट करेगा। अब ये रेडिएशन इमिट करेगा तो मेरा बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। चलो मैंने मान लिया Q2 कर लिया। ठीक है,
अब ये कैसे कूल होगा, ये डिपेंड करेगा बच्चों नेट क्या हो रहा है, नेट क्या हो रहा है आपका। हम लोग देखेंगे कि आपका नेट क्या हो रहा है। चलो नेट को मैंने मान लिया Q मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मान लो बच्चों आपका क्या है Q1 माइनस Q2, मतलब ये है कि Q1 क्या आपका ज्यादा ग्रेटर देन Q2 से, मतलब जितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएंट उससे ज्यादा क्या कर रहा है, रिलीज कर दे रहा है। Q1 क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये रेडिएंट रिलीज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बस इस बॉडी को देखो तो यहाँ से रिलीज कर रहा है Q1 और यहाँ से क्या ले रहा है Q2। मैंने क्या मान लिया Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मतलब जो रिलीज वाला पार्ट है क्या आपका ज्यादा है, तो बॉडी क्या होगी मेरी, कूल होगी। चलो देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या आता है कि मेरा जो नेट है इसका क्या आता है। चलो अगर मैं Q1 यहाँ से निकालने की बात करूँ बच्चों, तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था कि आपका नेट रेट ऑफ रेडिएट हीट ट्रांसफर क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों मेरा यहाँ पे सिग्मा ए एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो अभी मैं एप्सिलॉन नहीं ले रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे मैं ब्लैक बॉडी को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एप्सिलॉन हटा दे रहा हूँ, ब्लैक बॉडी के लिए एप्सिलॉन मेरा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे जो Q1 है बच्चों क्या होगा सिग्मा ए टी, इसका बॉडी का टेम्परेचर कितना है T है, तो सिग्मा ए टी की पावर 4, ये मेरा बॉडी के लिए हो गया Q1। अब मैं सराउंडिंग के लिए निकालूंगा Q2, तो यहाँ से जो मेरा Q2 बच्चों आ जाएगा सिग्मा ए टी, सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है T0, तो ये हो गया T0 के पावर 4, T नॉट का पावर 4। अब निकालते बच्चों Q क्या होगा, अपन क्या करेंगे इसको घटा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, ठीक है। चलो ये इक्वेशन मान लेते हैं 1 हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया Q इक्वल्स टू सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। अच्छा ये मेरी बॉडी अगर कूल हो रही है तो इसका टेम्परेचर कुछ डाउन जाएगा, और मैंने माना कि टेम्परेचर मेरा डाउन होकर डेल्टा टी हो गया। सपोज मानो कि तुम्हारा क्या है बॉडी मेरा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे और सराउंडिंग मेरा क्या है, मेरा ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे और मेरा क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो आपका रेडिएशन की वजह से क्या होगा, इसका ये हीट लूज करेगा, तो ये क्या होगा इसका टेम्परेचर डाउन होगा। अब ये 80 पे नहीं रह जाएगा, इसका टेम्परेचर डाउन होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि जो डिफरेंस आ रहा है इसमें डेल्टा टी का आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है एक वो वाला फॉर्मूला, अगर कोई बॉडी में का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो जो नेट हीट ट्रांसफर होता है क्या होता है Q इक्वल्स टू MS इंटू डेल्टा टी। क्या होता है आपका Q इक्वल्स टू क्या होता है आपका M इंटू S इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या है, बॉडी का जो है बच्चों आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है, S क्या आपका स्पेसिफिक हीट है, M क्या उसका मास है। क्या हम ये लिखेंगे यहाँ पे जो Q होता था बच्चों वो होता था आपका जूल में, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये जूल में नहीं है, जूल पर सेकंड में, मतलब हम क्या करेंगे टाइम से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टाइम से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। चलो बेहतर होगा हम लोग क्या करें इसे dt ले लें, ठीक है। तो MS इंटू dt अपॉन टी। अब ये दोनों क्या होगा बच्चों बराबर होगा आपका, दोनों ये क्या होगा आपका दोनों बराबर होगा। अच्छा ये बच्चों लूज कर रहा है तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसे माइनस में कर लेते हैं, माइनस MS इंटू dt अपॉन में टी। चलो इक्वेट करते हैं इसे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों बराबर है आपका, तो हो जाएगा आपका माइनस MS इंटू में dt अपॉन में टी इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा आपका सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं dt अपॉन टी निकालना चाहूँ बच्चों मेरा क्या होगा, ये होगा आपका सिग्मा ए m इंटू एस टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर क्या हो गया 4। ये आपका dt अपॉन टी का वैल्यू आ गया सिग्मा ए अपॉन MS इंटू टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ये ब्लैक बॉडी के लिए था, तो फॉर एनी बॉडी किसी भी बॉडी के लिए जो मेरा dt अपॉन टी की जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चों आपका सिग्मा ए एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई कर देंगे। एप्सिलॉन क्या है मेरे बच्चों एमिसिविटी है, तो एक टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका m इंटू एस, ठीक है। अब ये बच्चों देखो dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, t क्या है रेट बोलेंगे, टाइम से डिवाइड हो गया, तो हम लोग इसे बोलते हैं इस dt अपॉन टी को रेट ऑफ कूलिंग। क्या बोले हम लोग, रेट ऑफ कूलिंग। ये बच्चों हो गया आपका रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है ना। तो रेट ऑफ कूलिंग जो वैल्यू है मतलब dt अपॉन टी की वैल्यू है सिग्मा ए एप्सिलॉन टी की पावर 4 माइनस T0 पावर 4 अपॉन में m इंटू एस, ठीक है। ओके अगली जो हेडिंग बच्चों लगा लो, ये जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं छोड़ना है, आपको पढ़ना है पर उतना थोड़ा सा कम भी ध्यान रहेगा चल जाएगा, ठीक है। अगला बच्चों लगा लो हेडिंग आप न्यूटन्स
लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अगर बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलता है कि मान लीजिए, तभी वैलिड आपका देखना कि ये आपका बॉडी जिसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या है T0, तो बोला कि इफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग इज स्मॉल, ये ध्यान रखना, ये तभी वैलिड है। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग इज स्मॉल, अगर ये स्मॉल हो तब मेरा क्या होगा, ठीक है ना, ध्यान देना, तब मेरा क्या होगा। तो यानी टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी का टेम्परेचर क्या है T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है T0 है, स्मॉल है मतलब काफी कम है, तो डेल्टा T में ले लिया इनके डिफरेंस को, ये क्या है काफी स्मॉल है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बच्चों T इक्वल्स टू मेरा बॉडी का जो टेम्परेचर है T, वो हो गया T0 प्लस डेल्टा T, ठीक है, इतनी बात हो गई। अच्छा बच्चों, ये इक्वेशन को उठाओ यहाँ पे, ये मेरा इक्वेशन है, क्या है, माइनस dt अपॉन में T, और वो है सिग्मा A एप्सिलॉन अपॉन में m इंटू S, क्या है T के पावर 4 माइनस T0 पावर 4, ये ना T के पावर 4 माइनस T0 के पावर 4, ठीक है, ये आपका इक्वेशन निकल के आया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों, अगर आप आगे बढ़ते हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस T की जगह में ये पुट करने वाला T0 प्लस डेल्टा T, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि ये हो गया मेरा T0 प्लस T नॉट प्लस डेल्टा T के पावर 4 माइनस क्या था आपका T0 था, यही था ना, एग्जैक्टली आपका यही था, ये भी इसका क्या होगा पावर 4 हो गया। एक काम करो बच्चों, यहाँ पे T का पावर 4 कॉमन ले लो, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हो गया माइनस dt अपॉन में T सिग्मा A एप्सिलॉन अपॉन में m इंटू S, मैं अंदर से T के पावर T नॉट के पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये मेरा अंदर बचेगा 1 प्लस डेल्टा T अपॉन में T0 के पावर 4 माइनस में 1, ठीक है, ये कैसे हो गया ये तुम्हें पता होगा, ठीक है ना, तो ये मेरा इतना हो गया। चलो सिंप्लीफाई करते बच्चों, सिंप्लीफाई करते, ये अगर डेल्टा T अपॉन में T0 की वैल्यू है जो लेस देन 1 हो, तो मैं लिख सकता हूँ ये वाला फॉर्मेट 1 प्लस एक्स के पावर n क्या होता है 1 प्लस nx प्लस डॉट डॉट n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 इंटू में एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन वो हम लोग दो ही टर्म लेंगे क्योंकि ये बहुत ही लेस है। तो चलो लेते हैं बच्चों, तो देखते हैं क्या होता है मेरा, तो मेरा हो जाएगा माइनस dt अपॉन में T और सिग्मा A एप्सिलॉन T0 पावर 4 अपॉन में m इंटू S, और ये मेरा अंदर बनेगा 1 प्लस 4 इंटू डेल्टा T अपॉन में T0 माइनस 1, ये मेरा हो गया। ये कि बच्चों 1 से 1 मेरा कट गया, तो अब फाइनल देखो क्या आ गया आपका, जो फाइनल आ गया बच्चों माइनस dt अपॉन में T, और वो जाएगा आपका सिग्मा A एप्सिलॉन T0 के पावर 4 अपॉन में m इंटू S, और अंदर क्या बच्चों 4 इंटू डेल्टा T अपॉन में T0, ठीक है, ये आपका आ गया। यहाँ से एक कटेगा तो ये आपका बन जाएगा पावर में 3, तो यहाँ से बच्चों माइनस dt अपॉन में T, ये स्मॉल t कर लो बच्चों यहाँ पे क्योंकि टाइम है ये नीचे में, तो माइनस dt अपॉन T की जो वैल्यू आ गई वो आ गया बच्चों आपका सिग्मा A, 4 को मैं ले लेता हूँ 4 इधर, 4 सिग्मा A एप्सिलॉन T नॉट के पावर 3 अपॉन में m इंटू S इंटू में क्या होगा आपका डेल्टा T आ गया। ये बच्चों पूरी टर्म क्या आपकी कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म क्या आपकी कांस्टेंट है, देख सकते हो तुम लोग। भाई बॉडी, किसी बॉडी का मास m, जैसे मान लो तुमने क्या मान लिया आयरन का, तो उसका मास फिक्स होगा स्पेसिफिक, आयरन का मास कुछ होगा स्पेसिफिक, 4 कांस्टेंट है, सिग्मा की वैल्यू में पता है 5.67 इंटू 10 पावर माइनस 8, एरिया फिक्स होगा, एप्सिलॉन फिक्स ही होता है, और T नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा फिक्स होगा, तो पूरी टर्म क्या कांस्टेंट है, तो इसको मैंने मान लिया, इसको पूरे को मैंने मान लिया K, तो बच्चों लिख सकता हूँ कि माइनस dt अपॉन में T इंटू
K इक्वल टू K इंटू क्या, डेल्टा T, यही आपका। अब या कभी कभी बच्चों क्या होता है, अगर मैं T को थीटा से रिप्लेस कर दूं, टेम्परेचर को मैं क्या करूं, थीटा से रिप्लेस करूं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि माइनस डेल डी थीटा अपॉन में T इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, ये बात होगी बच्चों, ठीक है ना, माइनस डी थीटा अपॉन में T इक्वल टू K इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, बेसिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का अगर मैं स्टेटमेंट मतलब बताना चाहूं तो क्या बोल सकते हो, बताओ। यहां से तुम्हें क्या दिख रहा है कि माइनस डी टी अपॉन में T इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, मतलब किसी भी जो बॉडी आपकी किस रेट से कूल होगी वो प्रोपोर्शनल किसका, उसके टेम्परेचर डिफरेंस के क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा ये। और ये टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच है बच्चों, मतलब किसके बीच है, बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस, ये जो डेल्टा T है। तो यही बोलता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कि किसी भी बॉडी, जो कोई भी बॉडी है, अगर उसे आप क्या करते हो, वो हीट है, वो क्या है, हॉट है, और आप सराउंडिंग रख रहे हो, तो वो क्या होगा, रेडिएशन के थ्रू कूल होगा, तो रेट ऑफ कूलिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही तेजी से क्या होगा, कूल होगा। ऑब्वियस सी बड़ी बात, ऑब्वियस सिंपल सी बात है कि आप क्या करो कि एक आयरन का मतलब वो है, और एक सराउंडिंग में ऐसे रख रहे हो जहाँ पे टेम्परेचर 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मेरा आयरन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक ऐसे सराउंडिंग में रख रहे हो जो कि उस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कहाँ पे कूल होगा, जहाँ पे टेम्परेचर कम है, वही बोल रहा है। तो माइनस डी टी अपॉन में T इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। तो ये बच्चों क्या आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। ठीक है, अब देखो ये न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलता है आपका, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अप्लाई करता है, ठीक ना। हालांकि न्यूमेरिकल्स तो नहीं आता है, काफी कम, मतलब फिर भी देख लो। फॉर न्यूमेरिकल्स ये जो डेल्टा थीटा है बच्चों, वो क्या आपका थीटा माइनस थीटा जीरो लिख सकता हूं ना, और डेल्टा टी क्या है, T माइनस टी जीरो, बॉडी ऑफ टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, सिमिलर थीटा माइनस थीटा जीरो। अब ये देखो थीटा क्या है बच्चों, बॉडी का टेम्परेचर क्या मेरा फिक्स है क्या, नहीं, कूल हो रहा है, तो कूल मेरे मान लो कि पहले से मैं सपोज करो कि ये मेरे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो फिक्स रहेगा, ये कूल होगा तो ये इसका टेम्परेचर घटेगा ना, और घट के कुछ भी जा सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो कि इनिशियल टेम्परेचर मान लो थीटा 1 है और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, थीटा f ले लो, ये थीटा इनिशियल ले लो, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता, तो ये जो बच्चे होगा डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा माइनस थीटा जीरो। तो न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, थीटा की जो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू पुट करेंगे, एवरेज वैल्यू पुट करेंगे इसका। तो एवरेज वैल्यू क्या होगा कि थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल अपॉन में 2, ये। तो यहाँ से डेल्टा थीटा मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से जो डेल्टा थीटा है वो आ जाएगा आपका थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल अपॉन में 2 माइनस क्या होगा आपका थीटा जीरो हो गया। ये आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल्स के लिए आप यूज करोगे, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे, ओके। हाँ ठीक है बच्चों, अभी इस पे एक न्यूमेरिकल्स कराएंगे कुछ देर में, ठीक है ना। हालांकि ये न्यूमेरिकल्स पहले बता दूं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसका मतलब क्या, तुम्हें छोड़ देना है, इसका मतलब ये है कि जो रेस्पेक्टिवली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पहले उसे कवर करना है, ठीक है। आप इधर उधर आपको फंसना नहीं है। चलो देखते हैं अगली हेडिंग क्या है। बच्चों जो अगली टॉपिक है आपका वो है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। हाँ बच्चों देखो कैसे, वेरिएशन टेम्परेचर ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई बॉडी अगर
कूल हो रही है तो उसका वेरिएशन टेम्परेचर का कैसे होगा, ठीक है ना। अभी हमने देखा कि न्यूटन्स लॉ ये बोलता है कि माइनस थीटा के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कि माइनस डी थीटा अपॉन में डी टी कोस्ट हो जाएगा के इंटू डेल्टा थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा थीटा क्या है, बॉडी का टेम्परेचर थीटा माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या, थीटा जीरो। थीटा क्या आपका बॉडी का टेम्परेचर मान लो, ये क्या है आपकी बॉडी का टेम्परेचर थीटा जीरो है और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, थीटा नॉट है। ये क्या आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर है बच्चों, ये जो है आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर है और ये क्या आपका बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। ये आपका क्या है बॉडी का टेम्परेचर है। चलो बच्चों, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश करूँ, इसे सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंशियल को बिल्कुल कर सकते हो। देखो इसका वेरिएशन का डी थीटा है और ये क्या डी टी, तो आप क्या करो कि डी थीटा को लिख दो अपॉन में क्या करो थीटा माइनस थीटा जीरो कर लो, इक्वल्स टू क्या होगा माइनस के इंटू क्या हो जाएगा डी टी होगा। इतना कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। अब क्या करो तुम्हें इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। अब देखो कैसे इंटीग्रेट करना है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर बॉडी, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है थीटा है, ध्यान रखना। अब देखो जरा सोचना कि अगर ये एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये अगर मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इनिशियल टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक ऐसा रेडिएट होते होते क्या होगा एक फाइनल टेम्परेचर आएगा जहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो 80 तो आप इनिशियल फाइनल तो कुछ होगा ना, तो अगर मैं इनिशियल टेम्परेचर को थीटा आई मान लूँ और फाइनल को मैं थीटा मान लूँ, ठीक है ना, तब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है आपका। इस समय आपका जीरो है, आपका ये टी है, ठीक है ना। जब कूल हो रहा था उस समय टाइम क्या हो रहा था जीरो, जब स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग जब मैंने किया था तो उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड था, मतलब थीटा आई था, और जब कुछ टाइम टी बाद क्या हो गया आपका थीटा हो गया, ठीक है। तो ये बात होगी। चलो आगे देखते हैं। आगे तो बच्चों सॉल्व कर ही सकते हो, अगर आगे सॉल्व करोगे तुम लोग तो यहां से मिलेगा ln थीटा माइनस थीटा जीरो, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक, और ये बनेगा आपका माइनस के टी। सॉल्व कर इसे तो ये आपका बनेगा ln, सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व कर देता हूं, थीटा माइनस थीटा जीरो इक्वल्स टू थीटा आई माइनस थीटा जीरो इक्वल्स टू क्या होगा माइनस के टी, ठीक है ना। कैसे किया, ये वैल्यू कैसे, ये आपका वेरिएबल क्या है थीटा है, तो अपर लिमिट पहले पुट करो और फिर क्या होगा आपका लोअर लिमिट, तो इसलिए थीटा आई होगा। और ये वाला तो पार्ट चेंज होगा नहीं क्योंकि थीटा जीरो क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर और वो क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना। इतना हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हो आप थीटा माइनस थीटा जीरो इक्वल्स टू थीटा इनिशियल माइनस थीटा जीरो इक्वल्स टू ई की पावर क्या होगा आपका माइनस के टी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से थीटा माइनस थीटा नॉट लिखना चाहूँ तो यहाँ से हो जाएगा आपका थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। मेरे को थीटा देखना है फाइनल टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, फाइनल क्या आपका फाइनल टेम्परेचर क्या आपका थीटा है, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा थीटा जीरो प्लस थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट इंटू में ई की पावर क्या होगा आपका माइनस के टी। ये आपका ऐसे वेरिएशन होगा। कैसे वेरी कर रहा है बच्चों, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है, पर वो क्या कर रहा है टेम्परेचर कूल हो रहा है, इसीलिए क्या आपका ये माइनस में है एक्सपोनेंशियल, मतलब आपका डिक्रीजिंग कर्व होगा। तो मतलब अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ कि यहाँ पे y एक्सिस में थीटा ले लूँ और x एक्सिस में क्या ले लूँ टाइम ले लूँ, ठीक है ना। x एक्सिस में क्या ले लूँ टाइम ले लूँ, तो ये बच्चों आपका कर्व ऐसे कुछ वेरी करेगा। ये बना सकते हो क्या तुम लोग, बना सकते हो। देखो ये एक्सपोनेंशियल कर्व है तो कैसे होता है, ये ऐसे यूं होता है, पर क्या ये यहाँ ऐसे होगा क्या यहाँ तक जाएगा, नहीं, ये मेरा कर्व क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा कहाँ तक थीटा नॉट तक। तो ये मेरा कर्व ये शिफ्ट हो गया थीटा नॉट तक और ये आपका ऐसे यहाँ से यूं हो जाएगा, कट नहीं करेगा। यही ना आपका, देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये x है और ये क्या है आपका y है, तो e के पावर x का ये कर्व होता है और e के पावर माइनस x का ये कर्व होता है। ये इंक्रीजिंग है और ये क्या आपका डिक्रीजिंग है। तो आप देख सकते हो टाइम के साथ जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है कूल हो रहा है। कूल होते 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 तो कहाँ तक कूल हुआ है, सराउंडिंग, आपका सराउंडिंग, ये थीटा नॉट क्या है आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है, तो सराउंडिंग टेम्परेचर तक क्या होगा वहीं पे जाके कांस्टेंट हो गया है। क्या उससे नीचे आएगा, नहीं उससे नीचे नहीं आएगा, जीरो थोड़ी होगा, यहाँ पे जीरो थोड़ी होगा, ये जीरो है ना।
तो समझ सकते हो कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर जो भी रहा हो, मान लो कि इनिशियल क्या थीटा है, वहां से क्या घटना कूल हो रहा है ना, टाइम के साथ क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, कहां तक जाकर रुकेगा, थीटा 0 क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर है। सिंपल सी बात है, कोई बॉडी हॉट है तो वो कूल होकर कहाँ जाएगी, सराउंडिंग टेम्परेचर पे आएगी। सराउंडिंग टेम्परेचर पे इफेक्ट आएगा क्या, नहीं, वो तो बहुत मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा भाई, वो तो एक सॉस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो मैंने बताया था उस पर बेस्ड ऑन, ठीक है। हाँ तो बस चलो इस क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बॉडी जिसका टेम्परेचर जो है इनिशियल टेम्परेचर क्या है 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये क्या है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है ना। बोले अब ये क्या है कि कूल होगा, ऑब्वियसली बात है, ये क्या होगा आपका कूल होगा। हमें पता है कि रेट ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने रेट ऑफ कूलिंग से रिलेटेड फॉर्मूला दिया था। तो बोला इट टेक्स 5 मिनट टू डिक्रीज टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब समझ रहे आप, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब ये कूल होके कहां तक पहुंचेगा बच्चों, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब वो बोल रहा है कि 80 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड कूल होने पे 5 मिनट टाइम ले रहा है, और सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलो सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि माइनस डी थीटा अपॉन में डी टी इक्वल टू के इंटू क्या, डेल्टा थीटा। ये माइनस बताता है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, ठीक है ना, टाइम के साथ क्या हो रहा है, कूलिंग के लिए बता रहा है, ठीक है ना। आप चाहे तो ये फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डी टी अपॉन में डी टी इक्वल टू के इंटू क्या, डेल्टा टी, ठीक है ना, ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब क्या है बच्चों, डी थीटा क्या है, ये जो डी थीटा है चेंज इन टेम्परेचर है, ये बॉडी कैसे चेंज हो रही है। तो अगर मैं डी थीटा निकलना चाहूं तो क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर कहां से कहां तक चेंज हो रही है बच्चों, 80 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 80 माइनस क्या हो गया 70, कितना आ गया आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। डी टी का आपका टाइम है, चेंज इन टाइम कितना है 5 मिनट है, 5 मिनट का मतलब क्या हो गया, मिनट को आप क्या करो सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 5 इंटू क्या होगा 60 यानी कि 300 सेकेंड हो गया। डेल्टा थीटा देखो क्या होगा, जो डेल्टा थीटा है बच्चों अभी मैंने बताया था कि ये जो होता है थीटा माइनस क्या होता है, थीटा 0 होता है, थीटा नॉट होता है। ये क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, और ये थीटा क्या है, हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स में एवरेज लेंगे, मतलब थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल अपॉन में 2 माइनस क्या हो जाएगा थीटा 0। थीटा इनिशियल क्या है बच्चों, बस इससे देखना है 80 है, प्लस क्या हो गया आपका 70 अपॉन में 2 माइनस हो जाएगा सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 20 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है 20 है। तो 8 से 15 150 अपॉन में 2 कितना हो गया 75, 75 में से 20 जा 55, तो ये हो गया आपका 55 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। सब मेरे पास आ गया, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा के का वैल्यू आ जाएगा। चलो निकालते हैं के की वैल्यू। तो अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करें बच्चों डी यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो डी थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 10 है, और डी टी की वैल्यू क्या आपका 300 है, और के की वैल्यू नहीं पता है, और डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या है 55 है। हाँ निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये एक से एक खत्म हो गया, तो जो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी आपकी 1 अपॉन में 30 इंटू क्या आ जाएगा 55, ठीक है ना, यानी कि 3 × 15 3 × 15 16। के की वैल्यू जो बच्चों यहाँ से आ गई 1 अपॉन में 1650, ये के की वैल्यू आ गई, यहां तक हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, टाइम निकला, फाइंड टाइम टेकन फ्रॉम 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्या करो सेकंड स्टेप में, देखो कैसे करना है सेकंड के लिए, यही फॉर्मूला फिर अप्लाई करो, डी थीटा अपॉन में डी टी कोस्ट क्या होगा के इंटू क्या होगा आपका डेल्टा थीटा। डी थीटा क्या बच्चों चेंज इन टेम्परेचर है, तो 70 में से कितना चेंज हुआ है फ्रॉम 70 से, अब यहां से कंसिडर करेंगे ओरिजिनल नहीं, ये बोले टाइम टेकन फ्रॉम 70 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इनिशियल मेरा अब ये बनेगा और ये बनेगा फाइनल, अब उसको भूल जाओ, अब यही से कंसिडर करो। तो 70 माइनस 60 अपॉन में डी टी क्या है वो टाइम निकालना है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर मान लिया, डी टी को टी मान लिया, और के की वैल्यू में पता है वो कितना है 1 अपॉन में 1650 इंटू क्या होगा डेल्टा थीटा, क्या निकालने वो क्या इस केस में डेल्टा थीटा, चलो निकालते हैं। डेल्टा थीटा क्या होगा बच्चों थीटा माइनस क्या थीटा 0। अब ये थीटा क्या है, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, ये थीटा क्या आपका, ये क्या आपका थीटा एवरेज टेम्परेचर है, तो एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों 70, इस केस में 70 प्लस 60 अपॉन में 2 माइनस थीटा नॉट, मतलब क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर ये 20 हो गया।
तो 70 और 60 कितना हो गया 130, 130 अपॉन में 2 कितना हो गया 130 अपॉन में 2 कितना होगा 65, और 65 में से 20 जा 45, 65 में से 20 जा तो आपका क्या हो जाएगा 45, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया डेल्टा थीटा का जो वैल्यू आ गया बच्चों कितना आ गया आपका 45 आ गया, कितना आ गया आपका 45, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो 70 में 70 माइनस क्या होगा 60, कितना होगा आपका 10 हो गया। आगे सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलता है तुम्हें। तो ये मिलेगा 10 इंटू 1650 अपॉन में क्या मिलेगा आपका 45, ठीक है ना। अब तो आप यहाँ से आगे क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ से यहाँ देख लो 45 हो जाएगा, और यहाँ से बनेगा 5 3 15, 5 3 15 और 5 3 15 0, 29 27, ठीक है ना। तो ये डेसिमल में कुछ आएगा, और ये आपका ये क्या होगा आपका आंसर होगा। अब बताओ किस में टाइम आएगा, सेकंड में आएगा। तो ये आपका क्या हुआ है आपका, मैंने एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे करा दिया, ठीक है ना। हाँ बच्चों देखो, एक नेक्स्ट लॉ है आपका किरचॉफ लॉ। बस इसका स्टेटमेंट क्या होगा आपका काफी होगा, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो किरचॉफ लॉ क्या बोलता है कि इमिसिव पावर बच्चों क्या होता है, ई होता है, और एब्जॉर्प्टिव पावर को स्मॉल ए से लिखते हैं, और सारे डेफिनेशन मैंने क्लियर किया था। ये क्या बोलता है कि इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर किसी भी सरफेस के लिए, किसी भी बॉडी के लिए फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। बस यही है, मतलब कहना ये चाहता है कि रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर E टू एब्जॉर्प्टिव पावर स्मॉल a फॉर all surface at constant temperature at same temperature, मतलब टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट होगा, at same temperature is constant। मैंने कहने मतलब ये कि एक बॉडी मेरा 1 है और एक मेरा बॉडी क्या 2 है, और इसका टेम्परेचर भी T है और इसका भी टेम्परेचर T है। तो बोल रहा है कि अगर मैं इसके लिए E1 है इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर A1 है, तो ये बराबर होगा इसके इमिसिव पावर A2 और एब्जॉर्प्टिव पावर A2 के, ठीक है ना। ये आपका क्या आपका स्टेटमेंट है इसका, ये क्या आपका स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो ये बात होगी स्टेटमेंट की। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर बच्चों अगर मैं किसी फिक्स वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देखो, फॉर सेम वेवलेंथ, और वेवलेंथ की जहां भी बात बच्चों आएगी तो वहां पे स्पेक्ट्रम एक टर्म आ जाता है। हमने बताया था इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रम इमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्टिव पावर। तो फॉर सेम वेवलेंथ, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं वेवलेंथ के लिए क्या होता है, ई लैम्डा स्पेक्ट्रम हो गया अपॉन में ए लैम्डा इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ए लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू क्या ए लैम्डा। इमिसिव पावर मतलब क्या, वो कितना इमिट कर रहा है, मतलब कितना इमिसिव पावर, रेडिएंट फ्लक्स कितना तेज वो इमिट कर सकता है, ठीक है ना। इमीटर कितना है, ए लैम्डा मतलब क्या एब्जॉर्ब, वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है रेडिएंट को, ये क्या प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि जितना तेजी से एब्जॉर्ब करेगा उतना तेजी से क्या करेगा इमिट करेगा। तो मैं ये कब हो रहा है, कांस्टेंट वेवलेंथ के लिए कंडीशन है। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर सेम वेवलेंथ ए गुड ऑब्जर्वर नहीं एब्जॉर्बर, ए गुड एब्जॉर्बर आर आल्सो गुड इमिटर। अब देखो इसका मतलब कि ये किरचॉफ लॉ समझना जाना चाहता है, एज सिंपल एज यही पूरी मीनिंग है बस। जैसे हमने क्या बोला ब्लैक बॉडी के लिए मैंने डिफाइन किया था कि अगर R प्लस E प्लस T इक्वल टू क्या था मेरा 1 था, तो ब्लैक बॉडी के लिए A की वैल्यू क्या थी आपकी 1 थी, और R की वैल्यू क्या थी 0 थी, T की वैल्यू क्या थी 0 थी। मतलब अगर कोई भी रेडिएंट आ रहा है तो पूरी की पूरी क्या करेगी ब्लैक बॉडी, क्या करेगी उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, पूरी की पूरी परफेक्टली ब्लैक बॉडी।
तो ये हमने सीखा था, लेकिन किरचॉफ ने से ये पता चलता है कि वो एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है कि पूरा का पूरा अपना रेडिएंट जो है पूरा पूरा इमिट भी कर सकता है। उतना ही बेहतरीन क्या होगा आपका इमीटर होगा, उतना ही क्या होगा आपका बेहतरीन इमीटर होगा। मतलब अगर दो बॉडी लो आप, एक बॉडी ए ले लो और एक बॉडी बी ले लो, और बी क्या है ब्लैक बॉडी है, तो ये सेम टेम्परेचर पे ये जितना रेडिएंट सबसे ज्यादा क्या करेगा इमिट करेगा, मतलब रेडिएशन उसका सबसे ज्यादा होगा। जो रेडिएशन है, रेडिएटिव एनर्जी है, वो क्या होगा उसका सबसे ज्यादा होगा किसका, ब्लैक बॉडी का। मतलब कोई भी बॉडी है, अगर ब्लैक बॉडी को भी छोड़ के अगर वो अच्छा एब्जॉर्बर है, अगर वो रेडिएशन को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेगा आपका इमिट भी करेगा। तो ये बच्चों बस एक सिंपल सा आपका स्टेटमेंट याद रख लो, दैट इज ना कि और कुछ याद नहीं रखना आपका कि एमिसिव पावर और एब्जॉर्बिव पावर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और सेम वेवलेंथ के लिए अगर कोई भी बॉडी अच्छी मेरी एब्जॉर्बर है तो उतनी अच्छी क्या होगी, इमिटर होगी। दैट्स इट, खत्म कहानी। एक और लॉ है बच्चों, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें बता देंगे तुम्हें क्या ध्यान रखना है, फिर भी लेकिन अच्छे से पहले समझ लो। विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एक मिनट बच्चों का देख लें शूट वगैरह हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। चलो ये लास्ट टॉपिक है बच्चों, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बिल्कुल तरीके से समझो इसको, ग्राफ ध्यान रखना। एक बार मात्र अब तक हमें लगता है 15-20 सालों में मात्र एक ही क्वेश्चन आया विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ से, वो भी ग्राफ वाला, ठीक है ना। थोड़ा सा बस देख लो, ज़्यादा कुछ इसमें समझने का नहीं है। हाँ ग्राफ समझना है, देख लो बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझोगे ग्राफ। देखो क्या बोलता है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ को, पहले कर्व से देखते हैं कि अगर आप वाई एक्सिस पे ई लेमडा ले लो और एक्स एक्सिस पे क्या ले लो, लेमडा। ई लेमडा क्या बच्चों, ये ई लेमडा क्या होता है, इस लेमडा जैसे आ गया तो हम लोग पहले टर्म लगा दो स्पेक्ट्रम, और कैपिटल ई का मतलब क्या है मेरा, इमिसिव पावर। ये क्या है, इमिसिव पावर। तो ये मेरा होगा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, और जो बच्चों लेमडा है वो होगा आपका mm में, और ये मेरा क्या होता है, वेव लेंथ होता है। तो देखो जो विंड डिस्प्लेसमेंट थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर को फिक्स करके कर्व ड्रॉ किया और उससे कुछ रिजल्ट निकाला। तो अगर मान लो कि उन्होंने सपोज करेगी ऐसा कुछ कर्व आया, ठीक है, ये सपोज करो कितने पाया गया, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया, कितना 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पाया। फिर उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड किया। मतलब बेसिकली क्या कि अगला एक्सपेरिमेंट जो भी प्रीवियस टेम्परेचर था उससे ज्यादा भी किया उन्होंने, तो देखा कि जो कर्व का नेचर है कुछ ऐसा आया। पहले इसको समझ लो, तो हमने यहाँ से अगर मैं कोई यहाँ पे समझना चाहे तो हम लोग क्या समझेंगे यहाँ से कि अगर मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और वेव लेंथ का वेरिएशन तुम्हें क्या दिख रहा है, देखो ये कर्व क्या है, यहां तक क्या है, इंक्रीजिंग है, और यहां पे कहां पहुंच गया, मैक्सिमम पहुंच गया। तो क्या हो रहा है कि फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आपका वेव लेंथ बढ़ रहा है तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वो क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा और मैक्सिमम पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा। इमिसिव पावर मतलब अब समझ लो कि अगर कोई भी बॉडी है तो उसकी वेव लेंथ बढ़ाओगे तो उतनी तेजी से क्या होगा, रेडिएशन होगा, एज सिंपल एज, ठीक है ना। अगला एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, कि टेम्परेचर उन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ा के मतलब मान लो कि कितने पे किया, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब देखो ना क्या रिजल्ट आता है, तो वो कुछ ऐसे आता है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, अब क्या हो गया, ये 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे फर्क क्या है इस कर्व में, कि यहाँ पे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मैक्सिमम मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अब आपका मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है। तो आपने सीखा क्या, अगर एक कर्व का एनालिसिस करो फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अगर आपका लेमडा बढ़ा रहा है वेव लेंथ, तो आपका क्या बढ़ेगा, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा और पहुंचेगा मैक्सिमम पे। उसके बाद क्या होगा, एक मैक्सिमम पाने के बाद क्या होगा, वो क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा। अब फॉर हायर टेम्परेचर के लिए जा रहे हो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये मैक्सिमम क्या हो रहा है कि और पहले मिल गया। मतलब अगर ये पहले यहां पे मिल रहा था तो अब मेरे को यहां पे मिल गया, पहले लेमडा पे मिल रहा था, लेमडा 2 पे मिल गया। और मान लो और भी टेम्परेचर लोगे तो आपका ये कहीं यहां पे मिलेगा, मतलब ये मान लो क्या था 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
तो आप क्या देख रहे हो, कहानी वही है। अगर देखो कि नेचर सारे कर्व का सेम है कि पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, मैक्सिमम पाके घट जा रहा है। फर्क क्या है, अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे देखें तो फर्क ये है कि हायर टेम्परेचर पे जो आपका मैक्सिमम मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मिनिमम वेव लेंथ के मिल रहा है। देखो अभी यहां पे मिल जाएगा, तो आप क्या देख रहे हो, वेव लेंथ तो घट ही रहा है ना। तो यानी कहने का मतलब कि जितना आप मैक्सिमम पाना चाह रहे हो वो मिनिमम एक वेव लेंथ पे मिलेगी। बात समझ रहे, हमें तो मैक्सिमम देखना है, मान लो हमें मैक्सिमम देखना है ना कि कितना रेडिएशन वो इमिट करेगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और वो कितने पे मिलेगा आपकी बच्चों, मिनिमम वेवलेंथ पे। एज सिंपल यही बताना चाह रहा है। चलो इसको समराइज कर देता हूं। तो अब देखो बहुत बेहतरीन तरीके से समझना इसको कि जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है, मतलब कोई भी बॉडी कितना तेजी से रेडिएशन करेगी, वो दो चीज का फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ लैम्डा, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। अगर आप इस चीज को, पहला पॉइंट मान लो, अगर आप इस चीज को एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखते हो, मतलब एक कर्व को देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब क्या, एक सिंगल कर्व को ऑब्जर्व करो, तो आप क्या देख रहे हो कि पहले क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम पे आ गया, मैक्सिमम पे आ गया, उसके बाद क्या हो गया आपका, घट रहा है, मैक्सिमम पे आ गया। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर करके, ये मैंने क्या किया, ये कांस्टेंट टेम्परेचर करके मैंने देखा वेरिएशन कैसे हो रहा है, किसके किसके बीच में, ई लैम्डा एंड टेम्परेचर के किसके के बीच में, ई लैम्डा एंड लैम्डा। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब एक सिंगल कर्व ले लो, मान लो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैसा आपका वेरिएशन हो रहा है ई लैम्डा और लैम्डा में। तो आपका जैसे जैसे लैम्डा बढ़ रहा है तो ई लैम्डा बढ़ रहा है, मैक्सिमम पहुंच गया, फिर क्या हो गया आपका, घट रहा है, ठीक है ना। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो गया, ठीक है। अगर बच्चों मैं कांस्टेंट वेवलेंथ पे देखने की बात करूं, ठीक है, कांस्टेंट वेवलेंथ पे देखने की मैं बात करूं ऐसे एक लाइन पे, तो मैक्सिमम कहां मिलेगा आपका, मिनिमम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो ये मेन चीज देख लो, यहां पे खत्म कहानी करो कि ये, उसके बाद ज्यादा डिटेलिंग करने की इसमें नीड नहीं है आपको, ठीक है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा फालतू का, वरना मैं काफी डिटेलिंग कर सकता हूं, ठीक है ना। ये हम लोग काफी पढ़े हैं अपने कॉलेज टाइम में। चलो देखो, तो ये बस इतना समझना है कि क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा कि आपका लैम्डा बढ़ाओगे तो पहले ई लैम्डा बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा आपको घट जाएगा। और जो मैक्सिमम कब मिल रहा है आपको बच्चों, ये देखो, ये मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड कर्व ये है आपका, यहाँ मिल रहा है, तो वेवलेंथ क्या होगा, घट गया। और 4000 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहाँ मिल रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा 3 आ गया। तो देखो ना कि यहाँ जो पिक मिला है वो लैम्डा 3 पे मिला है, ये वाला पिक लैम्डा 2 पे मिला है, और ये वाला पिक लैम्डा 1 पे मिला है। तो मैक्सिमम पिक कौन है, ये है, और इसके लिए लैम्डा 3 क्या सबसे मिनिमम है। तो उन्होंने दिया एक रिलेशन कि लैम्डा m इंटू टी इक्वल्स टू बी, और बी क्या आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या आपका बी क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब बी की वैल्यू देखो क्या होता है, जो बी की वैल्यू बच्चों वो होता है आपका 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है ना, मीटर केल्विन। यही आपका रिलेशन है, लैम्डा m इंटू टी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब लैम्डा m तुम लोग बताओ, लैम्डा m क्या था यहाँ पे, मिनिमम वेव लेंथ है बच्चों, मिनिमम वेव लेंथ, मिनिमम वेव लेंथ। अब बताओ किसके करस्पॉन्डिंग है, मिनिमम वेव लेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिसिव, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। तो मिनिमम वेव लेंथ corresponding to maximum spectral क्या इमिसिव पावर, ठीक है। तो ये बच्चों आगे बात होगी थ्योरेटिकल के। अब अगर एक दो न्यूमेरिकल जो आएंगे बताता हूँ कैसे बन सकते हैं यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे लैम्डा m इंटू क्या है, टी इक्वल्स टू क्या बच्चा आपका कांस्टेंट हो गया, सिंपल सी बात है, ऐसा सिंपल है। तो लैम्डा m और t में कैसा रिलेशन आ गया, इनवर्स रिलेशन आ गया। तो मैं बोल सकता हूं कि लैम्डा m 1 अपॉन में लैम्डा m 2 इक्वल्स टू क्या होगा, t2 अपॉन में t1, दैट्स इट, खत्म कहानी। अब ये t2 एंड t1 क्या होगा आपका, t2 एंड t1 आर इन केल्विन पुट करना, कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड पे पुट करोगे आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए देखते हो तो आपका अगर वेवलेंथ में चेंज करोगे तो पहले बढ़ के मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर घटना चालू हो जाएगा। अगर हायर टेम्परेचर पे ले रहे हो तो आपका कम से कम वेवलेंथ पे क्या होगा, आपका मैक्सिमम रेडिएशन मिल जाएगा, ठीक है। कम से कम वेवलेंथ पे क्या होगा, आपका मैक्सिमम रेडिएशन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे जो है आपका
बच्चों या चैप्टर ख़त्म होता है। यहीं पे आपका चैप्टर क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया रेडिएशन। अब यहाँ से कहानी आपकी ख़त्म, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब चालू होगा अपनी क्या 12th की क्लास चालू होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग बने रहने के लिए। इतने देर तक, कितने देर तक, ज़्यादा देर तक तो नहीं बने हो, 46 मिनट तक बने हो तुम लोग। तो ये जो मैं अपना शुक्रिया मैं वापस लेता हूँ, 1 घंटे तक रहते तो शुक्रिया बनाए भी रखता बच्चों। ठीक है, ओके।